हाय फ्रेंड्स, भाई आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स के साथ दैट इज कॉल्ड एज CMA जिसको हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी कहते हैं, जिसको हम सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी कहते हैं। We are discussing presently with the foundation, CMA Foundation. As you know that CMA Foundation has a paper 2. Paper 2 is actually accounting. So, अभी presently हमारा आज का डिस्कशन है बच्चा CMA Foundation पेपर 2 which is called as Fundamental of Accounting. ये 3 घंटे का पेपर है। इसमें हमारे पास क्वेश्चंस मिक्स पैटर्न में आते हैं। वेरी सून मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगा कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा होता है। आप ये मान के चलिए भाई पेपर में कुछ पोर्शन सब्जेक्टिव है, कुछ पोर्शन ऑब्जेक्टिव होता है सीएमए के अंदर। ओके, सो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग फाउंडेशन का हमारा ये सबसे पहला अपना इंपॉर्टेंट पेपर है। और आपको मैं बता दूं बच्चा, सीएमए के अंदर जो हमारा अकाउंटिंग का पेपर पैटर्न क्या है, लेट्स डिस्कस। पहले हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द पेपर पैटर्न। ओके, सो गाइस, जो अगर हम पेपर पैटर्न की बात कर रहे हैं, सो हमारे पास हमारा जो पूरा अकाउंटिंग का पेपर है, इसको हम 2 सेक्शंस में पहले डिवाइड करते हैं। सबसे पहले होता है हमारे पास 80% दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दैट मींस 80 मार्क्स का पेपर। एज यू नो दैट आपका अकाउंटिंग पेपर 2 इज ऑफ 100 मार्क्स, जिसमें से 80 मार्क्स में वो आपके अकाउंट्स के बेस को टेस्ट करता है। यस मेरे दोस्तों, आप लोगों ने क्लास 11th 12th में भी अकाउंट्स करा होगा, बट ये आपके अकाउंट्स के बेसिक को टेस्ट करता है, राइट। सेकेंड पार्ट इसमें आता है 20 मार्क्स का कॉस्ट अकाउंटिंग। सो पहले हमें थोड़ा पेपर पैटर्न का नॉलेज होना चाहिए कि सीएमए एग्जाम्स के अंदर हमारे को एग्जाम में आएगा क्या का। अकाउंट्स के पेपर के अंदर आपका 80-20 का रेशियो रहता है फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग का। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है बच्चा, पहले हम थोड़ा उसकी बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को हम 3 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, दैट इज फंडामेंटल्स। नाउ फंडामेंटल्स इज एक्चुअली कवरिंग योर अकाउंट्स ऑफ +1 एंड +2, दैट इज 11th 12th के बेसिक्स को टेस्ट करता है। स्पेशल ट्रांजैक्शन इज समथिंग न्यू टू अस, जो कि 20 मार्क्स का होता है। 35 मार्क्स याद रखना दोस्त, 35 मार्क्स आपके फंडामेंटल्स में टेस्ट किए जाते हैं। इट इज वेरी वेरी एसेंशियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि 35 मार्क्स का आपका सिर्फ फंडामेंटल्स टेस्ट किया जाता है। 20 मार्क्स आपके स्पेशल ट्रांजैक्शंस के होते हैं। दिस इज एक्चुअली समथिंग न्यू फॉर अस। और फाइनल अकाउंट्स इसमें 2 चीजें आती, मैं आपको चल के बताऊंगा अभी आगे, कि सोल ट्रेडर और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल अकाउंट्स का सारा स्ट्रक्चर होता है, जो कि 25 मार्क्स का होता है। सो 35 20 25 माय डियर फ्रेंड्स, दिस वर्क्स आउट टू बी 80 मार्क्स। तो इसी तरीके से वो 80 नंबर पूरे करते हैं, राइट। 20 मार्क्स वो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग के बेस को टेस्ट करता है। सो दे टेस्टिफाई योर बेसिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, 20 मार्क्स। अब थोड़ा सा सिलेबस को एक बार डिटेल में स्टडी करते हैं माय डियर फ्रेंड्स की हमारे पास यहां पर 80 मार्क्स में क्या है, 20 मार्क्स में क्या है। सो पहले हम डिस्कस करते हैं द 80 मार्क्स। 80 मार्क्स आर वेरी वेरी स्कोरिंग। द फर्स्ट सेक्शन इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर सारे जो आपने बचपन में टॉपिक्स करे हुए, प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशन, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, आई होप ये सारे बच्चों ने 11th 12th में करे होंगे। थोड़ा सा बेस हमारा अकाउंट्स का होना जरूरी है बच्चा। लाइक वी से डेप्रीसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, याद रखिएगा, BRS बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो ये टॉपिक्स जो हैं जनरली हम लोगों ने करे होते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है समथिंग विच वी आर नॉट अवेयर ऑफ, लाइक वी से बिल ऑफ एक्सचेंज। कुछ बच्चों ने करा होता है, कुछ बच्चों ने 11th 12th में नहीं करा होता है, राइट। एंड गाइस, अ वेरी वेरी ग्रेट न्यूज फॉर सीएमए स्टूडेंट्स, क्योंकि उनमें एक एकोमोडेशन बिल, दिस इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक जो नॉर्मली सीए क्लासेस में होता है, तो उन्होंने सीएमए से इस टॉपिक को एक्सक्लूड कर दिया है। इंसॉल्वेंसी, बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर इंसॉल्वेंसी का टॉपिक नहीं है, ये बातें याद रखिएगा। अभी आपके मन में सवाल उठेगा, सर ये सब चीजें क्या होती हैं? बच्चा बिल्कुल चिंता मत करना, एक एक चीज को डिटेल में हम करने वाले हैं। सो वो आपकी टेंशन नहीं, वो मैं आपको बताऊंगा। जॉइंट वेंचर, कंसाइनमेंट, यस, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स।
नॉर्मली ये ग्रेजुएशन क्लासेस में होते हैं. सो दिस इज समथिंग न्यू फॉर अस which we have not done before. Some people must have done it in their state boards, but हो सकता है majority बच्चे जो CBSE या ICSE या ISE से पढ़ते हैं उनके सिलेबस में ये टॉपिक्स नहीं होते हैं in 11th and 12th. Then we have final accounts. Final accounts को कैटेगराइज करते हैं हम दो हिस्सों में मेरे दोस्त, याद रखिएगा. एक हमारे पास होता है सिंपल फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडर, जैसे हम फाइनल अकाउंट्स की बात करते हैं. अगर थोड़ा सा बच्चों को याद कराऊं, बचपन में ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, ये सारी कहानी हमारे पास होती थी. एंड देन वी हैव अ वेरी फेमस चैप्टर जो सीबीएसई स्टूडेंट्स होंगे आप में से, उन लोगों ने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करा होगा क्लास 12th में, और जो आईएससी स्टूडेंट होंगे उन्होंने 11th में करा होगा, और स्टेट बोर्ड्स में भी नॉर्मली ये चैप्टर क्लास 12th में होता है. सो गाइज याद रखना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी इसका एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है. So these are the chapters which we have to do for financial accounting. याद रखना मेरे बच्चा. और हमारे पास नेक्स्ट होता है which is called as 20 marks topic, cost accounting, highly scoring, because ये टॉपिक ज्यादा थ्योरी पे फोकस किया जाता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग का सिग्निफिकेंस क्या है, और इसमें एक बहुत ही मजेदार चीज होती है जो हम लोग आगे चल के करने वाले हैं, दैट इज फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट. सो फ्रेंड्स, मेक थिंग्स वेरी क्लियर इन योर माइंड कि हमारा ये सिलेबस पैटर्न है फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन पेपर 2, और इसी को हम इस तरीके से अपना सारा पढ़ने वाले हैं 80-20 के रेशियो में. सो आपको सिर्फ और सिर्फ ये सारा स्टडी पैटर्न पता होना चाहिए कि हम लोगों ने करना क्या है, राइट. सो मैं ये मानते हुए कि आप लोगों ने थोड़ा सा 11th-12th में करा होगा अकाउंट्स, ठीक है, थोड़ा सा आपने 11th-12th में अकाउंट्स करा होगा. सो लेट मी स्टार्ट विद अ चैप्टर विच यू हैव नॉट डन बिफोर. Let me start with the chapter which you have not done before. So I'm starting with one good chapter which is called as consignment account. Normally teachers बच्चों को कहते हैं बेटा easy start कर, easy से difficult पे चल. मैं बच्चों को बोलता हूं दोस्त difficult पहले कर. difficult to easy का अप्रोच हमेशा सक्सेस को लेवल को बढ़ा देता है. अगर हम स्टार्टिंग में ही डिफिकल्ट चीजें कर लें और फिर हम इजी अप्रोच पे लेकर आए, याद रखिएगा आपका जो अप्रोच ऑफ स्टडीज होता है इट बिकम्स वेरी वेरी कन्वीनियंट फॉर स्टूडेंट्स. उसको पढ़ने में आपको अच्छा लगना शुरू हो जाता है. सो आई एम स्टार्टिंग विद वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैप्टर्स इन अकाउंटेंसी विच इज कॉल्ड एज कंसाइनमेंट अकाउंट्स. सो फ्रेंड्स, अब हम लोगों ने पढ़ना कैसे है, देखिए हाउ वी विल स्टडी. सबसे पहली बात याद रखिएगा, मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि आप लोगों ने जो भी मैं आपको क्लास में नोट्स लिखवाऊंगा दोज विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. फिर मैं आप लोगों को साथ ही साथ एक ICM का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूंगा जो मेरा अपना कंपाइल किया होगा. दोस्त याद रखिएगा, जो मेरा अपना कंपाइल किया होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा अकाउंट्स और मैथ्स के लिए. सो आप लोगों ने उसको जरूर करना है, याद रखिएगा. यू हैव टू डू दैट पर्टिकुलर स्टडी मटेरियल वेरी थॉरली, जो आपको क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. ओके, नंबर 3 फिर हम आएंगे जो CMA का स्टडी मॉड्यूल होता है उसके क्वेश्चंस कवर करेंगे, राइट. सो वी विल बी कवरिंग अप 3 थिंग्स, क्लास नोट्स, ICM स्टडी मटेरियल एंड CMA स्टडी मॉड्यूल. हमने ये तीनों चीजें कवर करनी है. सो बच्चा कोई भी चीजें स्टार्ट करने के पहले इन 3 चीजों पे फोकस कर लीजिएगा, क्लास नोट्स, स्टडी मटेरियल एंड स्टडी मॉड्यूल फ्रॉम द CMA इंस्टीट्यूट. ओके, सो लेट्स बिगिन. व्हाट इज द टर्म कॉल्ड कंसाइनमेंट? ओके, सो दोस्त हमारे पास कंसाइनमेंट क्या होता है? सी गाइस, कंसाइनमेंट क्या है? चलो मैं आपको एक काम करता हूं, कंसाइनमेंट को समझाने के लिए हम सीधा एक अच्छा सा एग्जाम्पल पकड़ते हैं. सी, हम जब भी कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हैं ना दोस्तों, याद रखना हमारा जो बेस होता है दैट शुड बी वेरी स्ट्रांग. मैं आप लोगों को जब अकाउंट्स कराऊंगा तो मैं आपको रियल लाइफ अकाउंटिंग भी बीच में कराऊंगा. मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस चीज को रियल लाइफ में कैसे अप्लाई किया जाता है. दिस इज अ वेरी इसेंशियल पार्ट.
जो नॉर्मली टीचर्स नहीं सिखाते हैं. सो लेट्स टेक वन रियल लाइफ एग्जाम्पल कि व्हाट इज कंसाइनमेंट. ओके, सो गाइज लेट्स टेक वन रियल लाइफ एग्जाम्पल कि व्हाट इज कंसाइनमेंट. फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक टू पीपल. ठीक है, हम यहां पर दो लोग ले लेते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लीजिए हमने लिया भाई, हमारे पास सपोज दो पार्टीज हैं. मान लीजिए दोस्त इस पार्टी का नाम है गोलू. ठीक है, इस पार्टी का नाम है हैप्पी. ओके, नाउ गोलू सपोज कर लो फॉर एग्जाम्पल गोलू जो है वो कोलकाता का एक बहुत बड़ा ट्रेडर है. मान लीजिए गोलू इज अ वेरी बिग ट्रेडर ऑफ कोलकाता. वो कोलकाता में काफी सारा अपना कपड़े का काम करता है. ही इज अ वेरी बिग ट्रेडर फॉर क्लॉथ मर्चेंट हम कह सकते हैं गोलू. अब गोलू ने क्या करा, गोलू वॉन्ट्स टू सेल हिज गुड्स आउटसाइड कोलकाता. अब गोलू चाहता है यार मेरे जो गुड्स हैं ना वो कोलकाता के बाहर बिकें. अब गोलू वहां पर सपोज कर लीजिए हैप्पी को जानता है. हैप्पी कहां पर है, सपोज कर लीजिए हैप्पी इज इन बॉम्बे. ठीक है, नाउ गोलू हैप्पी को बोलता है देख भाई मैं तुझे जानता हूं. ठीक है, सो हम एक काम करते हैं, एक आपस में मिलके बिजनेस स्टार्ट करते हैं. मैं तुझे गुड्स भिजवाऊंगा, ठीक है, कोलकाता से. तू उसको बॉम्बे में सेल कर और जो तू गुड्स सेल करेगा उसके बदले मुझसे कमीशन ले ले. ठीक है, अब यहां पर याद रखना जो गोलू होता है वो होता है प्रिंसिपल. कौन, मालिक. मालिक जिसके गुड्स हैं, द ओनर ऑफ द गुड्स. जो हैप्पी है, हैप्पी हो गया उसका एजेंट जो उसके बिहाफ पे काम करेगा. हैप्पी हो गया उसका एजेंट जो उसके बिहाफ पे काम करेगा. याद रखना इसी प्रोसेस ऑफ सेंडिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सो दैट द पर्सन टू whom the goods are sent can sell those goods is called as consignment. So what is consignment? जब ये गुड्स गए कोलकाता से, याद रखना कोलकाता से बॉम्बे गुड्स गए. क्यों? बिकॉज वो बॉम्बे में उन गुड्स को सेल करेगा उसके बिहाफ पे. उसका एजेंट है हैप्पी. हैप्पी का जो एजेंट, हैप्पी एजेंट है वो गोलू का एजेंट है, तो वो गोलू के बिहाफ पे गुड्स को सेल करेगा. तो ये जो प्रोसेस ऑफ सेंडिंग गुड्स होता है दिस इज कॉल्ड एज कंसाइनमेंट. सो व्हाट इज कंसाइनमेंट? सो लेट्स राइट डाउन. Consignment is a process of sending goods from one place to another. One place to another. The person who sends goods is called as consignor. That means the principal and person to whom goods are sent is known as consignee. consignee कौन होता है बेटा? एजेंट. So what is consignment? Consignment is a simple process of sending goods from one place to another. ठीक है, the person who sends the goods is known to be a consignor. जैसे यहां पर अगर हम बात करें ऊपर वाले एग्जाम्पल में मेरे दोस्त, ये जो गोलू हो गया ये एक्चुअली में कौन है? द गोलू इज कंसाइनर. ठीक है, द मालिक ऑफ द गुड्स. याद रखना द मालिक ऑफ द गुड्स. एंड जो हमारा हैप्पी है, हैप्पी इज कंसाइनी, जो उसका एजेंट है गुड्स का. सो बच्चा ये फंडा याद रखिएगा, गोलू इज एक्चुअली कंसाइनर
and happy is consignee. So what is consignment? Consignment is a process of sending goods from one place to another. जो बंदा गुड्स भिजवाता है उसे कंसाइनर कहते हैं, और जो बंदे को गुड्स मिलते हैं, जिसको गुड्स भिजवाए जाते हैं, द एजेंट इज कॉल्ड एज कंसाइनी. राइट. सो दोस्त ये बात दिमाग में रखिएगा, द एजेंट इज कॉल्ड एज कंसाइनी. ओके. नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा जो आप लोगों ने कभी नहीं भूलनी. In consignment, only the possession of the goods is transferred and not the ownership, So what does it mean? That is a very very important line. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, गोलू ने अगर हैप्पी को गुड्स भिजवाए, तो दोस्त याद रखना, गोलू अगर हैप्पी को गुड्स सेंड करता है तो सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर होती है, ओनरशिप नहीं. ठीक है. तो गोलू अगर हैप्पी को गुड्स सेल करता है तो ये बात याद रखना, only the possession is transferred, not the ownership. Right? Only the possession is transferred, not the ownership. मतलब जो गुड्स का अल्टीमेट मालिक है वो कंसाइनरी रहता है. ठीक है. गुड्स खाली कंसाइनी के पास जाते हैं ताकि कंसाइनी उसको बेच सके एक एजेंट की तरह. जैसे मान लीजिए आमतौर पे कंसाइनमेंट क्या होता है दोस्त, जब एक बंदा अपना बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहता है तो वो अलग अलग शहरों में एजेंट्स अपॉइंट करता है, तो वो अपने गुड्स को भिजवाएगा तो ताकि वो जो एजेंट है उसके बिहाफ पे गुड्स को सेल कर सके. सो दिस इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ कंसाइनमेंट. एज यू हैव हर्ड, जैसे आप Amazon वगैरह से गुड्स मंगवाते हो तो वो कहते हैं हमने आपको गुड्स भेज दिए. ठीक है, हमने गुड्स कंसाइन कर दिए, सेंड कर दिए. तो यही कहानी होती है कंसाइनमेंट की. कंसाइनमेंट में सिर्फ आपके पास याद रखना, अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल टू एजेंट गुड्स ट्रांसफर होते हैं सिर्फ पोजेशन, ओनरशिप नहीं. द ओनर ऑफ द गुड्स ऑलवेज इज कंसाइनर. ठीक है. सो आई होप सारे बच्चों को कि कंसाइनमेंट क्या है, पहले इसका मीनिंग क्लियर होना बहुत जरूरी है कि कंसाइनमेंट जो है एक सेल नहीं है. याद रखना पहली बात, कंसाइनमेंट इज नॉट सेल. कुछ बच्चे कंफ्यूज करते हैं, तो मैं इस बात को पहले से क्लैरिफाई कर देता हूं मेरे दोस्त कि कंसाइनमेंट इज नॉट सेल. ठीक है. बिकॉज सेल में क्या होता है, ओनरशिप ट्रांसफर होती है. यहां पर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती. यहां पर क्या होता है, जैसे गोलू ने गुड्स सेंड करे हैप्पी को, अब हैप्पी आगे अपने डिफरेंट कस्टमर्स को गुड्स सेल करेगा, उसके जो पैसे आएंगे वो गोलू को देगा और उससे अपनी कमीशन लेगा. तो हैप्पी only works as an agent. याद रखिएगा, happy only works as an agent. So this is actually the real process of consignment. सिंपल सी भाषा में बात करें तो आपने अपना एक एम्प्लॉय रख लिया जिसको आप कमीशन बेसिस पे काम करवाते हो. ठीक है. सो कंसाइनमेंट पे गुड्स भेजना सेल नहीं होती, क्योंकि सेल में ओनरशिप ट्रांसफर होती है, कंसाइनमेंट में कभी नहीं होती. दिस इज द बेसिक डिफरेंस. ओके. अब दोस्त कंसाइनमेंट के कुछ भी आप जब टॉपिक करोगे, याद रखना कंसाइनमेंट के टॉपिक्स जब हम करना शुरू करते हैं तो कंसाइनमेंट में हम बार बार एक टर्म्स यूज करते हैं. वी यूज दीज टर्म्स इन कंसाइनमेंट अ लॉट ऑफ टाइम्स. राइट. सो वो टर्म्स क्या होती हैं पहले आपको वो समझना है. बिकॉज अगर मैं आगे चल के आपको बोलूं ये टर्म्स के नाम, अब आपको इनके मीनिंग ही नहीं पता. बिकॉज सी आई टेल यू, मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो मैं बिल्कुल बेस से पकड़ूंगा. दैट मीन्स बिल्कुल बेसिक्स से आपको स्टार्ट करूंगा. सो यू शुड बी क्लियर विद द बेसिक्स गाइस. अगर आपका बेस अच्छा नहीं है तो आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाला है. सो दोस्त हमारा मुद्दा क्या है, बेसिक्स के साथ करना. तो मैं आपको टर्म्स तक समझाऊंगा. बिकॉज माई नोट्स विल बी कंसिस्टिंग ऑफ थ्योरी. What is the advantage of my class notes? My class notes will cover your theory aspect also. You need not study theory from anywhere else. I assure you this. Right? So this is called as terms of consignment. Consignment is divided into 5 terms. Sir, 5 terms कौन कौन सी होती है? Number 1,
which is called as pro forma invoice. याद रखिएगा बच्चा, this is the first term which is called as pro forma invoice. Okay,